अब हम लोगों को पढ़ना है पृथ्वी की क्या, बताओ। हाँ, पृथ्वी की गतियां यानी मोशन ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, पृथ्वी के गतियों को समझना है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो पहले आप समझिएगा। देखिए, जैसे मान करके चलिए कि ये पृथ्वी है, मान करके चलिए कि ये पृथ्वी का सैंपल है। सच में पृथ्वी है क्या, इस पर हम रह रहे हैं क्या, लेकिन पृथ्वी कुछ ऐसा ही है, उसका सैंपल है ये। ठीक है, ये ग्लोब। ठीक, अब देखिए ये पृथ्वी जो है ये दो तरीके से चक्कर लगाती है। पहली बात ये क्लियर कर लीजिए, एक है कि इसको ऐसे पकड़ के रोक लीजिए और यहीं पर ऐसे घुमाइए। एक तो ऐसे घूमती है, इसके साथ साथ क्या करिए, आप मान लीजिए कि बीच में यहां पर मान लो सूर्य है, तो एक तो क्या करती है, ऐसे घूमती ही है और साथ में ऐसे भी घूमती है। नहीं समझ में आया? तो पृथ्वी एक अपने अक्ष पर भी घूमती है ऐसे, और ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमती है, सूर्य के चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो है वो, पृथ्वी के पास दो तरह की गतियां होती हैं। एक गति कैसे होती है बताओ, अपने ही अक्ष पर, ये वाला, इसको कहा जाता है घूर्णन गति। तो पृथ्वी के पास एक क्या है बताओ, एक है हाँ घूर्णन गति, मतलब रोटेशनल मोशन, समझ रहे हैं। और दूसरा क्या है, परिक्रमण गति या परिभ्रमण गति। क्या, परिक्रमण या परिभ्रमण, कुछ भी कह सकते हैं आप। परिक्रमण या परिभ्रमण गति जिसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। तो अर्थ के पास कितने तरह का मोशन, फिर से समझो, ध्यान से समझो। जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो इसको क्या कहा जाता है, घूर्णन। ये पृथ्वी की जो ये वाली गति है वो घूर्णन है। लेकिन जरा सा देखो, ये घूर्णन है और इसको मान लो सूर्य, ये घूमते घूमते साथ में क्या करती है, पृथ्वी का भी चक्कर काटती है। तो ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये परिक्रमण। समझ रहे हैं, ये परिक्रमण है, समझ गए। अब जरा सा देखो, घूर्णन कहने का मतलब क्या, कि यहां से चल करके और यही वाला एक चक्कर कट के फिर यहां आ जाए तो एक चक्कर हो गया। तो एक चक्कर पूरा करने में, कौन सा चक्कर, अपने ही अक्ष पर घूर्णन वाला में, इसको 24 घंटे का समय लगता है। एक्चुअली पूरा 24 घंटा नहीं होता है, ये होता है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, है ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं, पूरा मोटा मोटी 24 घंटे कह देते हैं। कितने देर का अंतर है, 3 मिनट, है ना। तो यहां पर क्या कर देते हैं, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, 24 घंटे। यानी पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटा। आपसे कोई पूछे कि एक दिन में 24 घंटा क्यों होता है, तो क्या कहोगे, क्योंकि पृथ्वी को एक घूर्णन गति पूरा करने में 24 घंटा का समय लगता है, इसीलिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो घूर्णन गति 24 घंटे, ठीक है। और परिक्रमण गति कहने का मतलब जो ये घूम रही है, ठीक है, ये घूम रही है, ये समझ रहे हैं, ये कौन सा गति है, परिक्रमण गति है, समझ रहे हैं। तो परिक्रमण को पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में लगता है 365 दिन नहीं, 5 घंटे नहीं, कितने, 48 मिनट 11.9 सेकंड, इतना टाइम लगता है। इसी को लोग पूरी कहता है 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन और कितने, 6 घंटे, ये लगता है। तो जरा सा बताओ कि 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे अगर 4 बार जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 24 घंटे। तो प्रत्येक 4 साल पर ये 6 घंटे जुड़ के 24 घंटा हो जाता है। तो ये हो जाएगा एक दिन फिर से, तो कितना हो जाएगा, 366 दिन। और जब भी 366 दिन का साल होता है तो इसी को लीप ईयर कहा जाता है। तो लीप ईयर किसके कारण होता है, हाँ, क्योंकि 6 घंटे उसके पास एक्स्ट्रा बच रहे होते हैं। तो 6 घंटे अगर 4 बार जुड़ेगा तो 24 घंटे हो जाएगा। तो हर चौथे साल पर क्या आ जाएगा बताओ, लीप ईयर आ जाएगा, जो 366 दिन का हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, मैं नहीं समझा पाया अपनी बात, समझ गए। अब देखिएगा, यहां से 2 चीजें और स्पष्ट करिएगा, देखिएगा। ये जो घूर्णन गति है इसको और भी देखिएगा, आपको ना आज बहुत कुछ समझ में आएगा। तो ये देखिए, जो अपनी घूर्णन गति है क्या पृथ्वी का, अब देखो ये क्या है, सूर्य नहीं, इसको मान लेते हैं क्या चीज है, सूर्य। सूर्य से मान लो ये लाइटें निकल रही है, ये सूर्य है। इसके चारों तरफ चक्कर कौन लगाती है, पृथ्वी। तो पृथ्वी जो है वो चक्कर कुछ ऐसे लगाती है ना, ऐसे लगाती है, ठीक है। और कैसे लगाती है, पश्चिम से पूरब। तो पश्चिम इधर है कि इधर है, तो पृथ्वी को यहां रख लीजिए, पश्चिम से
पूरब। तो पूरब कहने का मतलब उधर जाएगी, तो चाहे तो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। तो घड़ी की सुई कैसे घूमती है? घड़ी की सुई ऐसे घूमती है कि ऐसे घूमती है? हाँ, तो घड़ी के जो सुई घूमती है उसका उल्टा डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला कि ये वाला? ये। तो पृथ्वी एक्चुअली ऐसे घूमती है, समझ रहे हैं? तो घूमते घूमते पृथ्वी कहीं यहां पर भी आ जाएगी, कभी कभी यहां भी आ जाएगी और कभी कभी यहां भी आ जाएगी। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? नहीं समझे बात? अब जरा सा देखिएगा क्या होता है कि पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है पूरा, वो क्या होता है? वो होता है परिभ्रमण, और इसको पूरा करने में 1 वर्ष लगता है। लेकिन 1 वर्ष में देखो, यहां से चला और चलते 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 पृथ्वी को फिर कहां आना है बताओ? यही आना है। तो पूरा घूमने में कितना लग गया? 1 साल। तो जरा सा बताओ, यहां से यहां आने का मतलब क्या हुआ? आधा घूमा, तो 6 महीने लग जाएंगे। तो यहां से यहां तक आने में कितने महीने लगेंगे? 3 महीने लगेंगे। नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझा यार, समझ गए? तो यहां से यहां तक आने में 3 मंथ का होगा कि नहीं होगा? यहां भी आने में कितना लग जाएगा? फिर से 3 मंथ, यहां से यहां जाने में, फिर यहां से यहां आने में 3 मंथ, फिर यहां से यहां आने में 3 मंथ। लगता है नहीं आई बात समझ में? तो 3 चौका कितना? 12 महीने। नहीं समझ में आया? आ गया पक्का? अब देखिएगा क्या होता है। यहां पर जब सूर्य आती है, ये वाला स्थान, तो ये होता है, जानते हो क्या? ये होता है 21 मार्च। पृथ्वी जो है वो 21 मार्च को हर साल यहां पर बिल्कुल सामने रहती है। 3 महीने जोड़ोगे तब क्या आ जाएगा? जून। नहीं आ जाएगा क्या? जून, जून, जून समझते हैं? अप्रैल के बाद देखो ना, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने बाद जून। तो 21 जून को पृथ्वी यहां आ गई। फिर यहां से यहां आने में 3 महीने लगेगा, तो फिर से 3 महीने, है ना? तो सितंबर आ जाता है, समझ गए? लेकिन जानते हो ना, महीने में क्या होता है? कभी 30 का, कभी 31 का। तो यहां पर आकर के 23 सितंबर हो जाता है। 23 सितंबर को पृथ्वी फिर कहां आ जाएगी? यहां आ जाएगी। और 23 सितंबर के बाद फिर 3 महीना जोड़िए तो क्या आ जाएगा? दिसंबर आ जाएगा। 22 दिसंबर को पृथ्वी यहां आ जाती है, समझ रहे हैं? 22 दिसंबर को पृथ्वी के यहां ऐसे घूमती है। ये डेट को दिमाग में रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इसी से आपको पूरा समझ में आएगा कि भारत में हमारे यहाँ गर्मी क्यों पड़ता है, ठंडा क्यों पड़ता है, क्या कारण है कि गर्मी और ठंडा होते रहता है। अब यहां पर देखिएगा क्या है, ऐसे समझिए। देखो, इसी चीज को देखना ध्यान से। ये सूर्य है, ये सूर्य है, और इसको मान लीजिए कि क्या है? पृथ्वी है। तो अभी कहां पर है बताओ? 22 दिसंबर में। नहीं समझ में आया? 22 दिसंबर में पृथ्वी ऐसे और सूर्य ऐसे। अब पृथ्वी रुकी हुई कि चल रही है? और वो ऐसे भी तो घूम रही है, तो हमेशा 24 घंटा में दिन रात होते रहेगा। अब जरा सा देखिएगा, घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। कैसे? 24 घंटा में जब एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो जरा सा देखो कि अभी मान लो कि सूर्य ऐसे है, तो सूर्य से प्रकाश पूरा पृथ्वी को मिलेगा कि इस हिस्से को मिलेगा? क्योंकि ये तो सूर्य के पीछे हो गया ना, तो आधा हिस्सा सूर्य के सामने और आधा हिस्सा सूर्य के पीछे। तो आधे हिस्से में दिन और आधे हिस्से में रात। लेकिन वही 12 घंटा बाद क्या हो जाएगा कि वही वाला चीज बिल्कुल पीछे आ जाएगा और पीछे वाला आगे आ जाएगा। तो जो 12 घंटे बाद वाला जो दिन था उसमें रात हो जाएगा, और जिसमें रात था उसमें दिन हो जाएगा। तो 24 घंटे में क्या होता है? दिन और रात, दिन और रात, समझ रहे हैं? तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। ऐसा कब होता? जब पृथ्वी बिल्कुल ऐसे खड़ी रहती तब। लेकिन पृथ्वी एक्चुअली क्या है? ऐसे झुकी हुई है, देखो ऐसे झुकी हुई। तो झुकी हुई होने के कारण ज्यादा हिस्सा में लाइट मिलेगा कि कम हिस्सा वाला? हाँ, तो जब ज्यादा हिस्सा को लाइट मिलेगा तो उस समय दिन बड़ा होगा, नहीं, और रात क्या होगी? छोटी होगी। यही वाला जब सूर्य के सामने आ जाएगा इधर से, तो अब क्या होगा? कम हिस्सा वाला को लाइट मिलेगा, तो छोटी होगी दिन और बड़ी हो जाएगी रात। समझ रहे? तो जरा सा 2 कारण समझिएगा। आपसे कोई पूछे कि घूर्णन के कारण क्या होता है? घूर्णन समझते हैं? घूर्णन मतलब ये वाला। तो घूर्णन के कारण सबसे पहला काम तो दिन और क्या होता है? रात होता है। दिन और रात के लिए घूर्णन जिम्मेदार है। अभी भी नहीं समझे क्या? कैसे? देखो, अगर पृथ्वी अगर नहीं घूमती, ऐसे रहती, तो हमेशा एक तरफ क्या रहता? दिन, और एक तरफ रात। लेकिन घूमने की वजह से क्या होता है? इसका बार बार साइड बदल जाता है। तो दिन हो गया, जिधर रात था उधर दिन हो गया, जिधर दिन था उधर रात हो गया। तो घूर्णन के कारण दिन और रात होगा। नहीं समझ में आया? अच्छा, अगर ये झुका हुआ नहीं रहता, सीधा ऐसा रहता, तो आधा में दिन रहता और आधा में रात रहता।
तो 24 घंटा का आधा कितना होता है? 12 घंटा। तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात। लेकिन कभी भी 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात सालों भर नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। घूमने के कारण दिन और रात, लेकिन दिन और रात में लंबाई किसके कारण अंतर हो जाता है? झुके हुए के कारण। नहीं समझ रहे हैं? ये झुके हुए होने के कारण दिन कभी लंबी और कभी दिन छोटी। तो पृथ्वी कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पृथ्वी झुका हुआ है। कैसे? अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर झुका हुआ है। समझ रहे हैं? ऐसे नहीं, लेकिन अपने कक्षा से कितना उठा हुआ है? ऐसे समझो, देखो ऐसे समझ में आएगा। जैसे पृथ्वी को अगर हम बिल्कुल खड़ा रखें तो इसको क्या करना पड़ेगा? ऐसे रखना पड़ेगा। इसके सामने वाला लाइन को आप क्या करिए? अक्ष मान लीजिए, अक्ष, ये अक्ष है। समझ रहे हैं? लेकिन जब हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है। तो अक्ष तो ऐसे था ना, लेकिन इसका अक्ष कैसे झुक गया? ऐसे झुक गया। समझ रहे हैं? तो ये वाला को क्या बोलते हैं? अक्षीय झुकाव। अक्ष से झुका हुआ है ना 23.5। तो ये 23.5 डिग्री जो है वो कौन सा झुकाव है? ये है अक्षीय झुकाव। 23.5 डिग्री अक्षीय झुकाव है। लेकिन देखो पृथ्वी कैसे घूम रही है? तो अपने रास्ते पर ऐसे घूम रही है। तो इसको क्या बोलते हैं? जिस रास्ते पे घूमते हैं उसको कक्षा बोलते हैं, कक्षा। तो बिल्कुल अगर खड़ा रहती कक्षा पर ऐसे, तो कक्षा तो ऐसे है लेटा हुआ, उस पर बिल्कुल ऐसे खड़ा होकर ऐसे घूम रही है, तो 90 डिग्री का कौन बनता? एक इसके ऊपर, ये मान लो कक्षा है, इसके ऊपर अगर कोई घूम रहा है तो एंगल कैसे है? 90 डिग्री का। लेकिन 23.5 डिग्री अगर पृथ्वी क्या कर गई? झुक गई। तो झुक गई तो 90 में से 23.5 कम हो गया ना, तो कितना बच गया? 66.5। तो 66.5 डिग्री भी झुकाव है, लेकिन ये कौन सा झुकाव है? कक्षीय झुकाव। तो 66.5 डिग्री कक्षीय झुकाव है। तो चाहे तो आप कक्षीय झुकाव की बात करें या अक्षीय झुकाव की बात करें, यही झुकाव के कारण पृथ्वी में दिन और रात की लंबाई बराबर नहीं होती। समझ रहे हैं? समझ गए? अब आइए इसमें, अब देखो तो दिन और रात में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार कौन? घूर्णन गति। और लंबाई में अंतर के लिए जिम्मेदार कौन? झुकाव। ये दो बात क्लियर है। अब जरा सा यहां पर आइए, पृथ्वी का परिक्रमण पर समझिए। घूर्णन समझ गए, अब परिक्रमण को समझिए। देखिएगा, देखो ऐसे देखो, मान लो कि ये सूर्य है। अगर पृथ्वी बिल्कुल ऐसे सीधा रहता और सूर्य बिल्कुल ठीक इसके सामने है, तो सूर्य की लाइट सीधा किसको मिल रहा होता? इसको। और कल हमने अक्षांश देशांतर पढ़ाया था, तो इसको कौन सा रेखा बोलते थे? विषुवत रेखा। तो सूर्य जो है वो कहां है बताओ? विषुवत रेखा पर बिल्कुल सीधा चमक रहा होता। कहां पर? विषुवत रेखा पर। लेकिन सूर्य थोड़ा सा, पृथ्वी थोड़ी सी क्या है? ऐसे झुकी हुई है। तो झुकी हुई होने के कारण सूर्य के सामने कौन आ गया? ये वाला आ गया। नहीं समझे? तो सूर्य इस समय ज्यादा से ज्यादा कहां चमक रहा होता है? यहां पर। तो यहां गर्मी होगा। नहीं समझे? लेकिन जरा से एक चीज देखो, यही 6 महीने तक तो ऐसे घूमती है सूर्य के सामने, ऐसे 6 महीना रहता है ऐसे। लेकिन जैसे ही 6 महीना पूरा होता है तो पृथ्वी भी ऐसे हो जाती है, ये वाला साइड सूर्य के सामने आ जाता है। 6 महीना कौन सा साइड रहता है? ये वाला साइड, जिसके कारण क्या होता है? ये वाला पीछे झुक जाता है और ये वाला थोड़ा सा आगे आ जाता है। देखो तो सूर्य का ज्यादा लाइट किसको मिलेगा? दक्षिण वाला पार्ट को कि उत्तर वाला पार्ट को? देखो दक्षिण वाला पार्ट को। तो जिस समय सूर्य के सामने ये वाला हिस्सा रहता है, कौन वाला हिस्सा? माने झुका हुआ हिस्सा कक्षा के बाहर साइड में रहता है। ये झुका हुआ हिस्सा कक्षा के बाहर, तो ज्यादा से ज्यादा लाइट किसको मिल रहा होता है उस समय? दक्षिणी गोलार्ध को। और जब 6 महीने बाद घूमते घूमते सूर्य के सामने ऐसे पृथ्वी आ जाती है, तो अब कौन सा सामने आ गया? उत्तर वाला। दक्षिण वाला कहां चला गया? पीछे खिसक गया। तो अब ज्यादा से ज्यादा किसको मिलेगा? तो 6 महीना उत्तरी गोलार्ध को सूर्य की प्रकाश ज्यादा मिलता है और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध को सूर्य की प्रकाश ज्यादा मिलती है। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? नहीं समझ पाया? अब जरा सा देखो यहां पर ये कब से कब तक होता है। देखो ए राधा, ये कौन सा डेट है? 21 मार्च ये डेट है। अब जरा सा देखिएगा, 21 मार्च को लेकर चलते हैं। 21 मार्च से लेकर के और 23 सितंबर तक ये वाला, 21 मार्च से क्या 23 सितंबर, ये वाला ये चेंज ही नहीं हुआ। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच सूर्य जो है वो कैसे रहता है? 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच सूर्य के सामने ये वाला हिस्सा रहता है। 6 महीना उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने चमकती है। समझ रहे? इसको कहा जाता है सूर्य का क्या? उत्तरायण। यानी 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य क्या रहती है? उत्तरायण रहती है।
उत्तरायण रहने का मतलब सूर्य जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपना लाइट उत्तरी गोलार्ध में बिखेरती है, समझ रहे हैं। और आपको पता है, हम कल पढ़ा चुके थे कि लंबवत प्रकाश आखिरी कहां गिरती है, कर्क रेखा पर, और लंबवत आखिरी मकर रेखा पर। लेकिन अभी सिर्फ यह समझना है आपको कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य ज्यादा से ज्यादा चमकती है। कब? 6 महीने, 23 सितंबर तक। और 6 महीने बाद फिर यही सिचुएशन ऐसे हो जाता है। ऐसे वाला कैसे हो गया? ऐसे हो गया। तो ऐसे हो गया तो अब ज्यादा लाइट किसको मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध को। और वो डेट कब से कब तक? 23 सितंबर से फिर से 21 मार्च। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? अब जरा सा देखो, ग्लोब सही समझो। राधा, महेश, देखो इधर। अब एक बात बताओ, जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? दक्षिणायन। ये स्थिति क्या है बताओ? ये स्थिति है दक्षिणायन। तो सूर्य जब दक्षिणायन होगी तो ज्यादा प्रकाश किसको मिलेगा? दक्षिणी गोलार्ध को, क्योंकि सूर्य के सामने ऐसे वाला हिस्सा है। तो दक्षिणायन को ज्यादा प्रकाश मिलेगा, तो उत्तरायण को प्रकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उत्तरी गोलार्ध को कम मिलेगा। तो कम मिलेगा तो यहां ठंडा पड़ेगा कि गर्मी पड़ेगा? ठंडा पड़ेगा। तो यहां ठंडी की मौसम होगी जब सूर्य दक्षिणायन होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में उस समय मौसम क्या रहेगा? गर्मी का। समझ रहे हैं? और यही जब उत्तरायण हो जाएगा तो उत्तरायण में स्थिति क्या हो जाएगी कि उत्तरी गोलार्ध को ज्यादा प्रकाश मिलेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा गर्मी पड़ने लगेगी, और यहां क्या पड़ने लगेगी? ठंडी। तो 6 महीने गर्मी और 6 महीने ठंडी। कारण क्या है? अब जरा सा बताओ। देखो, हम लोग कहां रहते हैं? भारत में। देखो, ये है भारत, ये, और ये है आपका बीच का रेखा भूमध्य। तो भूमध्य से ऊपर है भारत के नीचे है। तो उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहां है? अब समझ के देखिए, अभी डेट क्या चल रहा है? आज कौन सा तारीख है? 4 जनवरी 2023। तो जनवरी इसके बीच में आता है कि इसके बीच में आता है? तो सूर्य अभी दक्षिणायन है कि उत्तरायण है? तो सूर्य अभी सबसे ज्यादा प्रकाश कहां दे रही है? दक्षिणी गोलार्ध को दे रही है। और हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए हमारे यहां क्या है? ठंडी है। लेकिन मार्च आते आते ठंडी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। मार्च में आके ठंडा कम पड़ जाता है। लगता है नहीं समझे यार? तो मार्च में जब ठंडी कम पड़ेगी, इसके बाद के डेट में धीरे धीरे क्या आने लगेगी? गर्मी आने लगेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो जाता है। तो 21, अच्छा, इसके बाद उत्तरायण होता है और इसके बाद दक्षिणायन होता है। तो इस दिन क्या होता है? अब जरा सा समझिएगा, ये डेट हमने क्यों लिखा। सो देखो, ये तो 6 महीने पूरा क्या होता है बताओ? उत्तरायण। और ये 6 महीना पूरा दक्षिणायन। तो ये चारों बिंदु पर उस दिन खास डेट में क्या होता है, ये समझिएगा। देखिएगा, 21, जैसे देखो, सूर्य अभी कहां चल रही है बताओ? दक्षिणायन। मतलब पृथ्वी ऐसे, तो सूर्य धीरे धीरे क्या करती है? पृथ्वी ऐसे भी घूमते रहती है, धीरे धीरे ऐसे भी तो घूमते रहती है। तो ऐसे ऐसे करते 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 एक टाइम पृथ्वी ऐसे भी तो आएगी कि अचानक से ऐसे से, अचानक से ऐसे तो नहीं होगी। तो पृथ्वी धीरे धीरे क्या होती है? ऐसे ऐसे भी टेढ़ी भी होते रहती है। समझ में आया? तो एक्चुअली क्या होता है कि जिस समय बिल्कुल पृथ्वी ऐसे है तो ज्यादा से ज्यादा लाइट मिल रहा होता है दक्षिणी गोलार्ध के कौन से पार्ट को? मकर रेखा को। मकर रेखा को, समझ रहे हैं? और ज्यादा से ज्यादा लाइट उत्तरायण में कब मिलता है? कर्क रेखा को। तो जरा सा देखो कि एक बार ऐसा आएगा कि सीधा कर्क पे चला जाएगा, एक बार सीधा मकर पर आएगा, और एक बार बीच में भूमध्य पर आएगा। तो एक्चुअली क्या होता है देखो, 21 मार्च को सूर्य के बिल्कुल सामने कौन रहता है? भूमध्य रेखा। 21 मार्च को। तो भूमध्य रेखा बीच का है कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध का है? बीच का। तो बीच का है तो यहां पर मौसम भी क्या रहेगा? बीच का। मतलब न गर्मी न ठंडा। तो मार्च में क्या होता है? न गर्मी न ठंडा। मार्च में अच्छा मौसम होता है। क्यों अच्छा मौसम होता है? क्योंकि 21 मार्च को सूर्य कहां होता है? विषुवत रेखा पर। दोनों तरफ बराबर लाइट देती है। दक्षिणी गोलार्ध में जितना देती है उतना ही उत्तरी में देती है। इसलिए न कड़ाके की गर्मी न कड़ाके की ठंडी। इसीलिए 21 मार्च को सूर्य कहां चमकती है बताओ? विषुवत रेखा पर। यहां प्रकाश सीधा ऐसे मारती है नहीं। इस दिन को कहा जाता है बसंत विषुव। बसंत विषुव, ये बसंत विषुव है। समझ रहे? अब धीरे धीरे देखो, कर्क रेखा से ऐसे करते 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 घूमते घूमते कहां गया? ऐसे हो गया। तो इस दिन बिल्कुल सूर्य कहां चमकती है? कर्क रेखा पर। ये तारीख होता है 21 जून। 21 जून को सूर्य सीधा कहां चमकती है? कर्क पर। तो 21 जून जो है वो कर्क रेखा पर चमक, इसको बोलते हैं कर्क रेखा पर जब चमकता है इसको बोलते हैं ग्रीष्म अयानांत।
इसको क्या बोलते हैं? ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत, ये ग्रीष्म अयनांत है। 21 जून ग्रीष्म अयनांत। समझ रहे? नहीं समझे? समझ गए? अच्छा, 23 सितंबर पर फिर से सूर्य कहाँ जाती है? विषुवत पर। इसलिए सितंबर में ना गर्मी होता है ना ठंडा होता है। इसको बोलते हैं शीत अयनांत। शीत अयनांत कहने का मतलब क्या? इसके बाद शीत आने वाली है। इसके समझ रहे हैं क्या है? शीत अयनांत, ठीक है। और यहां पर तो बिल्कुल कहां चमकती है? कर्क के बाद मकर पर। तो मकर पर जब चमकेगी तो बहुत ठंडी होगी। देखे हो दिसंबर, 22 दिसंबर से ठंडी नहीं, अब धीरे धीरे ठंडी बढ़ेगी। समझ रहे हैं? तो 22 दिसंबर को ये जो होता है इसको बोलते हैं शीत अयनांत। ये क्या है? शीत अयनांत, ठीक है। तो अभी कुल मिलाकर सिर्फ इतना समझना है आपको कि 6 महीने सूर्य उत्तरायण। उत्तरायण कहने का मतलब पृथ्वी की स्थिति ऐसे रहती है, मतलब उत्तरी गोलार्ध को ज्यादा मिलेगी, क्योंकि देखो ना दक्षिणी वाला पीछे घुस गया है, तो इसको मिलेगा। तो 6 महीने तक पृथ्वी ऐसे घूमती है, तो सूर्य हमेशा क्या रहेगा? उत्तरी गोलार्ध पर चमकेगा, तो उत्तरायण होगा। और 6 महीने बाद सूर्य की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति ऐसे हो जाती है। तब ये वाला हिस्सा पीछे चला गया, ये आगे आ गया। तो 6 महीने तक सूर्य कहाँ रहती है? दक्षिणायन रहती है। इसलिए 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी और 6 महीने ठंडी। वैसे ही 6 महीने हमारे यहाँ गर्मी और 6 महीने ठंडी। मौसम ऐसा रहेगा, है ना। इसके लिए कारण कौन है? पृथ्वी का परिक्रमण। तो ठंडी और गर्मी आना दिन रात है कि ऋतु में परिवर्तन है? तो ऋतु में परिवर्तन घूर्णन के कारण होता है कि परिक्रमण के कारण? हाँ, घूर्णन के कारण दिन और रात, और ऋतु में परिवर्तन परिभ्रमण के कारण। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? नहीं समझे? तो परिभ्रमण के कारण क्या होता है? बोलो, दिन और रात होता है, ठीक है। अब जरा सा और समझिएगा, देखो समझना। ये क्या है अपना? ये है अपना पृथ्वी। सॉरी, बड़ा बना दिया, छोटा बनाता हूं समझ में आने के लिए। ये मान लेते हैं क्या? सूर्य पीला सा चमक रहा है। नहीं, ये कौन है? ये सूर्य दादा है। जो सूर्य दादा हैं वो दिन में क्या करते हैं? चमकते हैं। और पृथ्वी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो अपने सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर काटती है ना। यहाँ की स्थिति, यहाँ की स्थिति, यहाँ की स्थिति, यहाँ की स्थिति के बारे में आप जान गए। ये क्या है? बसंत विषुव, ये है शीत विषुव, ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत। ये 4 स्थितियां हैं, जिसमें इसको क्या कहा जाता है? सूर्य का क्या? दक्षिणायन। और ये क्या होता है? सूर्य का उत्तरायण। नहीं, माने 6 महीना सूर्य उत्तरी और 6 महीना सूर्य दक्षिणी। जैसे पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर, सूर्य के चारों तरफ चक्कर पृथ्वी काटती है, वैसे ही पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर काटती है। किसका? पृथ्वी का। ये चंदा मामा है, ठीक है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर काटता है। और मजेदार बात यह है कि पृथ्वी और चंद्रमा की स्पीड बराबर होती है। इसलिए अगर पृथ्वी की स्पीड ज्यादा होती और चंद्रमा का कम होता तो पृथ्वी आगे निकल जाता, चंद्रमा पीछे छूट जाता। ये दोनों की स्पीड बराबर होती है, जिस वजह से पूरा सिस्टम साथ चलता है। तो जब सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी यहां पर है तो पूरा सिस्टम यहां पर है। जब यहां आ जाएगा तो साथ में चंद्रमा भी यहां आएगा। ये पूरा सिस्टम घूमती है ऐसे, समझ रहे हैं। तो जरा सा देखना एक चीज कि चंद्रमा भी घूमती होगी तो पृथ्वी के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमती होगी कि नहीं घूमती होगी? इसकी भी तो 4 स्थितियां होती होगी। ध्यान से, पृथ्वी अपने अक्ष पर ही जो घूमती है वो घूर्णन है। इसके लिए 24 घंटा लगता है, और इसी को वैज्ञानिकों ने दिन कहा कि एक दिन में 24 घंटा। एक चक्कर जो लगाती है वो क्या है? परिक्रमण। और जितना टाइम परिक्रमण में लगाता है वही साल कहलाता है। इसीलिए एक साल में 365। चंद्रमा एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाती है सूर्य, किसका? पृथ्वी का, उसको महीना कहा जाता है, मंथ। तो महीना समझते हैं? एक महीने में चक्कर कौन लगाती है? चंद्रमा लगाती है। किसका? पृथ्वी का। तो 15 दिन में क्या करेगा? अब जब मान लो चंद्रमा फिलहाल यहां पर है तो यहां से वापस यहां आने में 1 महीना लगेगा। तो यहां से यहां आने में कितना लगेगा? 15 दिन। नहीं समझ में आया? यहां से यहां कितना तक? 15 दिन। समझ रहे हैं? तो यहां पर आने में कितना टाइम लगेगा? 7.5 दिन, मतलब 7 दिन। 7.5 दिन कैसे होगा? 7 दिन। इसीलिए सप्ताह होता है। चंद्रमा भी 4 पैकेट में घूमता है। चंद्रमा 4 पैकेट में घूमता है। तो एक पूरा चक्कर लगाने में क्या?
महीना, समझ रहे हैं, और आधा चक्कर लगाने में तो 15 दिन में इसीलिए होता है, महीने का 15 दिन होता है क्या, कृष्ण पक्ष, और 15 दिन शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्यों बनाया गया, इसलिए क्योंकि आधा टाइम शुक्ल, जिस समय पृथ्वी को पूरा प्रकाश मिलते रहता है, एकदम साफ चांदनी रात, उस समय। अब देखो, जब इस समय फिर चंद्रमा ऐसे रहेगी घूमते समय, तो चंद्रमा को भी प्रकाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर चंद्रमा इधर आने लगेगी तो चंद्रमा को प्रकाश मिलेगा नहीं, उसका सारा प्रकाश कौन खा जाएगा, पृथ्वी। तो इस समय चंद्रमा किसके प्रकाश में रहती है 15 दिन तक, सूर्य के प्रकाश में, इसलिए शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में चांदनी रात होता है, अंधेरा रात नहीं होगा। कई बार देखते हो एकदम गुच्छ अंधेरा होता है, तो उस समय चंद्रमा इधर घूम रही है, समझ रहे हैं। तो जब चंद्रमा इधर घूम रही होती है तो उस समय रात्रि जो होता है वो काफी अंधेरा होता है, नहीं तो उस समय 15 दिन क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष। जब अंधेरा रात हो तो ये 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, और ये 15 दिन का ये वाला जो टाइम है वो क्या है, ये है शुक्ल पक्ष। तो 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष। इसीलिए जब 1 तारीख से शुरू होता है तो 15वां दिन जिस दिन पूरा होता है तो वो अमावस्या होता है, और जब महीना पूरा हो जाता है तो पूर्णिमा। यहां से चली और यहीं पहुंच गई तो वो दिन क्या होगा, पूर्णिमा, और आधा जब पहुंचेगी तो क्या होगा, अमावस्या। इसीलिए एकम, दूज, तृतीया, चतुर्दशी, पंचम, षष्ठी, सप्तम, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, तिरोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। तो 15 दिन तक अमावस्या और फिर 15 दिन बाद पूर्णिमा। तो महीने में एक बार अमावस्या और एक बार पूर्णिमा। अमावस्या कब होगा, जब 15 दिन पूरी हो जाएगी, समझ रहे हैं। और जब उल्टा चलेगी तो ये 15 दिन का नाम क्या होगा, कृष्ण पक्ष, जब अंधेरिया होगा। और जब ये बिल्कुल सामने आ जाएगा तो ये शुक्ल पक्ष 15 दिन का, समझ रहे हैं। शुक्ल पक्ष में रात कैसी होगी, चांदनी होगी, नहीं उसी समय अमिताभ बच्चन गाएंगे ए चांदनी, नहीं तो ये चांदनी रात चल रही है, और चांदनी रात में लोग चंद्रमा से बात करते हैं और अपने प्रेम को इजहार करते हैं। चंद्रमा में अपने प्रेमिका का चेहरा देखते हैं, अपने नायिका का, और यहाँ शायरी लिखते हैं क्योंकि शुक्ल पक्ष चल रहा है। और अंधेरे में लोग अपने घर में दुबक के सोते हैं क्योंकि लगता है कि भूत कहीं रात में ना आ जाए। तो ये कृष्ण पक्ष और ये क्या, शुक्ल पक्ष। कृष्ण भगवान पैदा कब हुए थे, कृष्ण पक्ष में, जब रात क्या हो रहा था, अंधेरा। तो बार बार अपने माँ से पूछा करते थे कि मैया हम 2 भाई हैं लेकिन एक गोरा पैदा हुआ, मैं क्यों काला। मम्मी भी गोरा, पापा भी गोरा, भैया भी गोरा, मैं क्यों काला। यही कुछ कांड मेरे साथ भी है। हमारे घर में सब गोरे, सब गोरे, दूध की तरह, लगता है दूध से निकाला गया, एक हम ही ऐसे पैदा हो गए। तो मेरा सवाल कभी हमने अपने माँ से नहीं पूछा, क्योंकि गाना सुनते थे तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं कृष्ण पक्ष में पैदा हुआ। तो कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा नहीं, और काला होने पे शर्माना नहीं चाहिए। क्यों नहीं शर्माना चाहिए, कि जवन कर दी अनहार वो इंजोर का करी। जो काली चीजें कर देती है वो इंजोला चीज क्या करेगा। नहीं, राम की सांवरी सूरतिया सियास विभोर हो गई। नहीं, राम का भी सूरत कैसा था, सावला था, लेकिन सीता गोरी होके भी क्या की, राम के पीछे दीवानी हो गई। कृष्ण क्या थे, काले थे, क्या फर्क पड़ता है, राधा दीवानी हो गई। तो जो काला कर देगा वो गोरा क्या करेगा, इसलिए शर्माने की बात नहीं है। हम अपनी तारीफ देखा कैसे करते हैं। अब यहां से देखो, ये क्या है, ये पूरा महीना समझ में आ गया गेम। सप्ताह क्यों होता है समझ गए, क्योंकि कृष्ण पक्ष का भी 2 पैकेट होता है, 1 2, तो 7 दिन 7 दिन, इसीलिए सप्ताह, महीना, साल। समझ में आ गया, साल क्यों, परिक्रमण के कारण। सप्ताह क्यों, चंद्रमा के 2 स्थितियों के कारण। समझ रहे हैं, सीधा से सीधा, ये भी सीधा का स्थिति, ये भी सीधा का स्थिति, लेकिन इसके लिए 7 दिन का सफर तय करना पड़ता है। यहां भी पृथ्वी के बिल्कुल सामने आ गया, यहां भी 90-90 डिग्री पर, नहीं यहां भी, ये 7-7 दिन का पैकेट बन जाता है, इसलिए सप्ताह। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं। तो अब एक बार और इसको समझिएगा, देखिएगा ध्यान से, समझ में आया बात। हाँ, तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी समझ गए होंगे, नहीं समझे यार। हाँ, तो अमावस्या भी समझ गए होंगे। अमावस्या कब होता है, 15 दिन। अब जरा सा 15वां दिन, अब जरा सा एक चीज और समझिएगा, ठीक है, देखिएगा। ये क्या है बताओ, सूर्य। अरे नहीं समझे यार। और ये क्या है बताओ, ऐसा झापड़ मारेंगे खत्म ही हो जाएगी। पृथ्वी के घूमने वाला रास्ता है, ये पृथ्वी है।
पृथ्वी इस रास्ते पर क्या करती है, घूमती है। ये है पृथ्वी, नहीं समझे, ये पृथ्वी है। बताओ तो, इसका मतलब पृथ्वी के अंदर घुसा हुआ है पेट में सूर्य। पागल हो क्या? ये पृथ्वी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पृथ्वी, ये सूर्य, और इस रास्ते पे घूमने वाला ये कक्षा, पृथ्वी की कक्षा। ठीक है, अब जरा सा देखो, एक चीज आपको और मालूम है कि इस कक्षे पे कौन घूमती है, बताओ? चंद्रमा। ये पृथ्वी है और ये कक्षा क्या है, चंद्रमा। चंदा मामा इस पे घूमते हैं, नहीं? अब देखिएगा स्थितियां, जरा समझिएगा। घूमते 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 कभी चंद्रमा यहां पर भी आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, तीनों एक लाइन में आ गए, नहीं आ गए? या हो सकता है कि चंद्रमा यहां ना करके यहां आ जाए तो भी एक ही लाइन में आ गए। तो इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिजगी क्या होता है तो क्या कहोगे? जब चंद्र, सूर्य और पृथ्वी तीनों एक ही स्थिति में आ जाती हैं तो इस स्थिति को सिजगी कहा जाता है। समझ गए? अरे रुको ना हरामखोर, तो वही तो समझना है कि ग्रहण जो पड़ता है उसमें कौन सी स्थिति में कौन सा वाला पड़ता है। आप बात समझ पा रहे हो या नहीं पा रहे हो? अरे नहीं समझ रहे हो यार। अब जरा सा देखो, ये मान लो कि क्या है, सूर्य। सिजगी का मतलब समझते हैं क्या? तीनों एक लाइन में। ये सूर्य, ये क्या मान लो पृथ्वी, और ये मान लो क्या, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है, हमें कुछ ज्यादा छोटा बना दिया क्या? अब यहां से लाइट निकल रहा है ऐसे, और पृथ्वी के सामने आया लाइट, तो पृथ्वी जो है वो पूरे लाइट को यहां पर क्या करी, रोक ली। तो पृथ्वी की छाया जाकर पड़ती है किस पर, चंद्रमा पर। पृथ्वी की छाया पड़ती है चंद्रमा पर। जब जरा सा समझो, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाती है, पृथ्वी, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ती है। इसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। और चंद्र ग्रहण, इसको क्या बोलते हैं बताओ? ये है चंद्र ग्रहण। ये क्या है बच्चों? ये चंद्र ग्रहण है, समझ रहे हैं? और चंद्र ग्रहण जो है उस स्थिति को सिजगी दो तरह का होता है, समझ रहे हैं? इस स्थिति को व्युति कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? व्युति। तो व्युति स्थिति कब है? जब सूर्य, पृथ्वी, तब चंद्रमा। तो सिजगी का कौन सा हिस्सा है? ये व्युति है। इसी का दूसरा हिस्सा लीजिए, सूर्य। अब कौन किसको ले आते हैं बीच में? चंद्रमा और पृथ्वी। तो इस समय अधिकतम प्रकाश किसको मिलेगा? चंद्रमा को। तो अब चंद्रमा की छाया पड़ेगी पृथ्वी पर, तो हमें इस बार सूर्य दिखाई नहीं देगा, तो इसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ये क्या है? ये सूर्य ग्रहण है। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? युति। तो सिजगी की कितनी स्थिति? दो स्थिति। सिजगी मतलब तीनों एक लाइन पर आ जाए, ये तो सिजगी है। लेकिन सिजगी में भी तीनों लाइन में कैसे? जब सूर्य, फिर पृथ्वी, और फिर क्या, चंद्रमा, तो वो क्या कहलाएगा? व्युति। और जब होगा सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तब होगा युति। तो युति में क्या होता है? सूर्य ग्रहण, और व्युति में क्या होता है? चंद्र ग्रहण। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? क्या नहीं समझा पाया? समझा पाया। तो ये स्थिति कितने दिन में आएगा? 15-15 दिन में। जैसे देखो यहां पर अगर क्या है, जैसे देखना, ये पृथ्वी, ये सूर्य और ये चंद्रमा। तो चंद्रमा को यहां से वापस यहां आने पे कितना टाइम लग जाएगा? 1 महीना। तो बीच में आने में कितना टाइम लगेगा? 15 दिन। तो एक बार ऐसे रहेगा 15 दिन पर, और फिर अगला 15 दिन पर ऐसे हो जाएगा। नहीं तो अमावस्या 15 दिन पर क्या होता है? अमावस्या आता है, और फिर 15 दिन बाद क्या आ जाता है? पूर्णिमा आ जाता है। तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कब लगेगा? अमावस्या और पूर्णिमा को। तो अमावस्या के दिन सूर्य कहां, चंद्रमा कहां जाएगी? बीच में। तो कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। समझ रहे हैं? तो ये रीजन है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का, चंद्रमा और पृथ्वी का घूमना। अमावस्या के दिन क्या लगेगा? अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण, और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। इसका मतलब क्या है कि हर महीने में 2 बार ग्रहण लगेगा। कब कब? अमावस्या और पूर्णिमा को। लेकिन देखा जाता है तो साल में कितने बार लगना चाहिए? 12 बार लगना चाहिए, लेकिन साल में ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 ही बार लगता है। ये 4 महीने क्यों नहीं लगता? क्योंकि जैसे पृथ्वी 23 डिग्री पर झुका हुआ है, वैसे चंद्रमा भी 5 डिग्री पर झुका हुआ है। इसलिए क्या होता है कि सामने तो आता है चंद्रमा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे झुक जाता है, तो यह प्रकाश को जाने देता है।
नहीं समझे? तो एक्चुअली क्या होता है कि 1 महीना से ज्यादा टाइम लग जाता है उसको ऐसे आने में कई बार। तो इसलिए झुके हुए होने के कारण 12 बार साल में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं लग पाता। तो आपको जवाब क्या लिखना है? 5 डिग्री पर चंद्रमा झुके हुए होने के कारण हर महीने चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगे ऐसा जरूरी नहीं है। अगर ये झुकाव नहीं होता तब लग जाता। समझ गए? ये अब एक चीज और समझिएगा। क्या मैं समझा पाया अपनी बात? नहीं समझा पाया है? अब एक चीज और समझना बच्चों। अरे नहीं समझ रहे हो यार? नहीं समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? अब देखो हम निकालना सिखाते हैं आपको टाइम, समय का क्या गणना, समय का क्या गणना, यानी कैलकुलेशन ऑफ टाइम। हमें डबल डबल अच्छा लगता है इसीलिए। ठीक है, अब क्या? तो अब देखना, पॉइंट छोड़ो, इधर देखो। समय निकालना सिखा रहा हूं, पहले ध्यान से समझिएगा। ऊपर देखो प्रियंका, इस बार बिग बॉस प्रियंका जीतेगी देखना। ये देखो क्या है कि ये जो चक्कर लगा रही है इसको कौन सा गति बोलते हैं? घूर्णन गति। अच्छा एक बात बताओ, ये सूर्य ऐसे है, देख लेना, ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है, ठीक है। अरे चंद्रमा चला दे रहा है, पृथ्वी ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो अब एक बात बताओ कि ये जो है यहां पर अगर लाइट मिल रहा है इस लाइन को, तो ये ऐसे घूम रही है, तो हमेशा इसके सामने यही लाइन तो रहेगा, यानी इसके घूमने से अक्षांश में कोई परिवर्तन, लेकिन देशांतर बार बार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्योंकि अभी अगर इसके सामने ये वाला है तो अगला बार कौन आ जाएगा? ये। तो टाइम के साथ अक्षांश बदलता है कि देशांतर? देशांतर। इसलिए समय निकालने के लिए अक्षांश का कोई लेना देना नहीं है। किसका लेना देना है? क्योंकि ऐसे घूमेगा तो देशांतर बदलेगा ना भाई। नहीं समझ में आया? अरे कल ही तो पढ़ाया था। तो अब देखो एक चीज, ये वाला एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे। और एक चक्कर में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री। अगर कोई भी चीज एक चक्कर लगा दिया तो कोण कितना? 360। तो जरा सा देखो, 24 घंटे में कितना डिग्री? मतलब 360 डिग्री में 24 घंटे। लगता है नहीं आया बात समझ में? एक चक्कर पूरा लगाएगा तो 360 डिग्री हो गया ना भाई, और टाइम कितना लगा? 24 घंटे। यानी 360 डिग्री तय करने में 24 घंटे लग गए। नहीं समझ में आया यार? तो 15 डिग्री तय करने में कितना लग जाएगा? 1 घंटा। 24 से दोनों में डिवाइड कर दो, तो 24 से डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 24 से इसी में डिवाइड करते हैं तो 15 आ जाता है। इसका मतलब 15 डिग्री में कितना घंटा? 1 घंटा। और आपको मालूम है कि 1 घंटा को हम 60 मिनट भी बोलते हैं। तो बताओ तो 1 डिग्री में फिर कितना मिनट? 4 मिनट। देखो 15 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 डिग्री में 4 मिनट। इसका मतलब क्या है? देखो अगर बाय द वे मान लो कि यहां पर क्या है, एक अक्षांश है, तो अगला अक्षांश फिर 1 डिग्री के बाद रहेगा। 1 डिग्री के अंतराल पे खींचे हैं ना, तो सूर्य अभी यहां पर है, तो सूर्य को अगला अक्षांश के पास जाने में कितना मिनट लग जाता है? 4 मिनट। तो 4-4 मिनट में इसका देशांतर क्या होते रहता है? बदलते, सॉरी अक्षांश नहीं देशांतर, 4-4 मिनट में देशांतर क्या होते रहता है? बदलते रहता है। तो हर देशांतर पर कितना मिनट? 4 मिनट। क्या मैं अपनी बात समझा पाया? अब जरा सा देखो एक चीज, देखो तुम लोग नहीं समझ रहे हो यार, समझ रहे हो? तो अब देखो, जैसे मान लो कि ये पूरा पृथ्वी है, मान लिया क्या ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी के बीच वाला देशांतर को हम क्या मानते हैं? 0 डिग्री मानते हैं, 0 डिग्री। अब मान लो कि ये लंदन से गुजर रहा है, और भारत में मान लो कि एक रेखा, अभी बाद में समझाएंगे, मान लो नहीं हकीकत ही है, भारत के बीच से एक रेखा गुजरती है। कौन सा? देशांतर, जो जानते हो कितना डिग्री है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री भारत के बीच से गुजरती है। अरे नहीं समझ रहे हो यार? लेकिन ये समय को निकालने से पहले एक चीज और समझो, तभी आप समझ पाओगे बात। देखो देखो ऊपर समझो, बहुत जरूरी चीज है। कभी ट्रेन पर बैठ के या बस पे बैठ के ननिहाल गए हो? तो गए हो तो खिड़की से बाहर झांक के देखे हो? तो बस जब चलती है तो ऐसा लगता है कि किनारे में जो पेड़ पौधा है वो उल्टा भाग रही है। हम जा रहे हैं इधर और वो भाग रहा है उधर। ये मेरे साथ कांड हुआ। एक दोस्त को हम छोड़ने के लिए आए, मतलब दोस्त हमें छोड़ने के लिए ट्रेन पर आया, और मैं ट्रेन पर ऐसे बैठ गया हूँ, नीचे खिड़की से बात कर रहा है। ट्रेन चल पड़ी, मुझे महसूस नहीं हुआ कि चल पड़ा, तो मुझे कहा ये क्यों भाग रहा है? हमने कहा अरे भाग क्यों रहा है? तो वो कह रहा है अरे तू भाग रहा है। हमने कहा अच्छा। यानी जब हम चल रहे होते हैं तो हमें लगता है दुनिया चल रही है, और वो कहाँ चलता वो दिखाई देता है? उल्टा।
हकीकत यह है कि बस पर तुम भाग रहे हो और चलता हुआ तुम्हें दिखाई कौन देता है? पेड़। और पेड़ कहां चलता हुआ दिखाई देता है? उल्टा। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब। तो हमें दिखने में लगता है कि सूर्य घूम रही है पूरब से पश्चिम, हम घूम रहे हैं पश्चिम से पूरब। तो हम जिधर घूमते हैं रुकी हुई चीज उसका उल्टा दिखाई देता है कि वो घूम रहा है। तो हम कैसे घूम रहे हैं? हम घूम रहे हैं पश्चिम से पूरब। पृथ्वी जो है ये पश्चिम से कैसे घूमती है? पूरब के तरफ। समझ रहे हैं? तो सूर्य हमें घूमता हुआ दिखाई देता है पूरब से पश्चिम। तो निकलता हुआ सूर्य कहां से दिखेगा? पूरब से, और डूबता हुआ पश्चिम से। तो सूर्य पूरब से क्यों निकलती है? सूर्य कभी नहीं निकलती है, वो जैसे है वैसा ही है। हकीकत यह है कि तुम घूम रहे हो पश्चिम से पूरब, क्योंकि हम पृथ्वी पर ही तो रहते हैं। पृथ्वी घूम रही है पश्चिम से पूरब और हम इसी पर है, तो हम भी कैसे घूम रहे हैं? पश्चिम से। तो हमें सूर्य घूमता हुआ दिखाई देता है पूरब से पश्चिम नहीं। तो सूर्य निकलता है पूरब से, ना चलो अनुभव होता है कि निकलता है पूरब से और डूबता है पश्चिम में। तो अनुभव कहां से होता है? पूरब से। तो सूर्य सबसे पहले किसको दिखेगा? पूर्वी हिस्सा को कि पश्चिमी हिस्सा को? तो जो देश पूर्वी में है वो सूर्य को जल्दी देख लेगा, क्योंकि सूर्य पूरब से निकलेगी। तो पूरब से निकलेगी तो पूरब वाला जल्दी से देख लेगा, और पश्चिम वाला क्या है? दूर में है, तो उसको देखने में टाइम लगेगा। तो समय का लाभ पूरब वाला को होगा कि पश्चिम वाला को? तो पूरब में हमेशा समय को जोड़ते हैं और पश्चिम में हमेशा समय को माइनस करते हैं। क्लियर हो गया बात? नहीं, क्योंकि सूर्य घूमेगी तो पूरब से निकलेगी तो पूरब वाला जल्दी देखेगा। मान लो हमारे यहाँ 7 बजे ही सुबह हो गया तो हम जल्दी से चूड़ा दही खा लिए, और तुम्हारे यहाँ 11 बजे होगा तो तुम अभी सो के उठ ही रहे हो, तो तुमसे पहले जिंदगी किसने जी लिया? तो पूरब वाला जल्दी जिंदगी जी लेगा और पश्चिम वाला 4 घंटा लेट से, यानी कुछ लेट से। इसलिए पश्चिम वाले को समय का हानि होता है और पूरब वाले को समय का लाभ होता है। तो पूरब वाला लाभ मतलब प्लस और पश्चिम में हानि मतलब माइनस। अब समझ गए? अब देखो टाइम निकालना बहुत आसान हो जाएगा। देखो कोई अगर हमें आदमी कह दे कि यहां पर 12 बज रहा है दोपहर, कहां पर? 0 डिग्री पर। जैसे मान लो पृथ्वी का ये कोई लाइन है, अक्षांश है कि देशांतर है? ये देशांतर है, क्योंकि ऐसे खींचा गया देशांतर होता है और ऐसे खींचा गया अक्षांश होता है। कल हमने समझाया था बहुत अच्छे से। तो यहाँ 0 डिग्री है और 0 डिग्री पर मान लो 12 बज रहा है सुबह। 12 बजे सुबह होता है। कैसे तुम्हारा शादी विवाह होगा? मुझे चिंता होता है। यहाँ पर मान लो क्या 9 बजे सुबह है और दिन क्या है? 4 जनवरी। मान लो 9 बजे सुबह दिन 4 जनवरी। उसी समय भारत में कितना बज रहा होगा? भारत के बीच से कौन लाइन जा रहा है? 82.5। और लंदन से कौन जा रहा है? 0। तो लंदन में अगर 4 बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा, तो भारत में उसी समय कितना बज रहा होगा? तो समय निकालना बहुत आसान होता है। देखो कैसे, इन दोनों के बीच कितना डिग्री का अंतर है? ये 0 पर है और ये 82.5 पर है, तो अंतर कितने का है? 82.5 का। तो 82.5 डिग्री का क्या है? अंतर है। अच्छा, ये वाला चीज जो है, भारत जो है वो लंदन के पश्चिम में है कि पूरब में है? पूरब में। इसका मतलब समय को जोड़ेंगे, क्योंकि मालूम है ना इधर प्लस और इधर माइनस। अब देखो 1 डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट। अभी समझाया था। तो 82.5 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा? तो 82.5 मतलब हम पहले 82 का निकाल लेते हैं। तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 82 डिग्री में तो 82 गुना 4। अरे नहीं समझ रहे हो यार? तो कितना हो जाएगा? 328 हो जाएगा क्या? 328 मिनट। आधा डिग्री अभी और बचा हुआ है ना, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो आधा डिग्री में 2 मिनट, तो 2 और जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा? 330 मिनट। इसको घंटा में बदल दो, तो 60 मिनट में 1 घंटा, तो 300 मिनट में 5 घंटा। 5 घंटा 30 मिनट मतलब 5.5 घंटा। तो 5.5 घंटे का गैप। इसका मतलब क्या है कि अगर यहां पर 9 बज रहा होगा तो उसी समय यहां कितना बज रहा होगा? इसमें समय को जोड़ेंगे कि हटाएंगे? क्यों? क्योंकि इसका ये पूरब है, तो जोड़ दो। तो यहां बच गया 9, 10, 11, 12, 1, 2, 2:30 बज जाएगा दोपहर। तो यहां पर कितना बज रहा होगा? 2:30 बज रहा होगा दोपहर। और दिन क्या रहेगा? 4 जनवरी है। लगता है नहीं आया बात समझ में? समय कैसे निकालते हैं समझे? नहीं समझे? तो 5.5 घंटे का अंतर याद करने की जरूरत नहीं है, टाइम निकालना ही सीख लो। लंदन में अगर 12 बज रहा है तो इंडिया में 5:30 शाम होगा। अरे नहीं समझे यार? अब जैसे मान लो कि ये पढ़ करके प्रियंका चली जाए लंदन और इसके हिसाब से 10 रात बज रहा है,
तो 10 बजे लड़की जो है ड्यूटी से आई, खाई पी, और फिर याद आया कि बहुत सर ने पढ़ाया, एक बार फोन करके पूछ लेते हैं उन्होंने खाया कि नहीं। ये हरामखोर मुझे 10, इसके हिसाब से कितने बजे फोन करी मुझे? 10 बजे। लेकिन इंडिया में कितना बज रहा है उस समय? 3:30 बजे सुबह। बताओ आदमी कैसा मीठा नींद में सोया रहता है। अब बोलेगी सर सो गए, फोन करेगी, हेलो सर सो गए क्या, ले कान में मारे हरामखोर को। हम कहेंगे से क्या 3:30 बजे फोन करके पूछ रहे हो सो गए क्या? अभी तो 10 ही बज रहा है। नहीं तो कहे मारते मारते तुम्हारा बुखार छोड़ा देंगे। ज्योग्राफी में क्या पढ़ाया था? ये देशांतर बदल जाता है तो समय भी बदल जाता है। पूरब में जुटेगा और पश्चिम में माइनस होगा। एक एग्जाम्पल और लेके चले क्या? अरे नहीं समझ रहे हो यार, हैं? नहीं समझे ना, कोई बात नहीं, मत समझो, हमारा क्या लोगे। अब एक चीज और समझो, देखो ये 0 डिग्री है पृथ्वी पर, मान लो। ये कौन सा देशांतर? 0 डिग्री अभी नहीं लेते हैं, पता है, अब लेते हैं 20 डिग्री देशांतर है ये। और ये मान लो किसी देश से क्रॉस कर रहा होगा, मान लेते हैं। और अगला लेते हैं हम 75 डिग्री का देशांतर। लेकिन 75 डिग्री का कौन सा देशांतर लिए हैं? पूर्वी। तुम्हें पता ना, इधर पूर्वी और इधर पश्चिम, समझ रहे हैं? तो एक बात बताओ, इन दोनों के, अच्छा यहां पर टाइम हो रहा है 6 बजे शाम, 6 PM, PM समझते हो ना, शाम। और दिन जो है वो बुधवार है। दिन क्या है? अब यहां से आओ तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने डिग्री का है? 55 डिग्री का अंतर है ना, क्योंकि ये 20 है और ये 75। तो अंतर कितने का हो गया? अंतर निकालना है पहले आपको 55 डिग्री का। नहीं समझे यार? तो 1 डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट। तो 55 डिग्री का अंतर करने के लिए 55 × 4 लगता है, नहीं समझे यार? तो कितना हो गया? 5 × 20 22 है ना? कितना हो गया? 220 मिनट आ गया ना ये। अब इसको घंटा में बदलो तो 60 से डिवाइड करना पड़ता है घंटा के लिए, लगता है नहीं समझे यार? अरे नहीं समझे। तो कितना हो गया? 3 घंटे। चलो देखो वो कह रहा है 3 घंटे 40 मिनट, तो अपना चेक कर लेना। 3 घंटे 40 मिनट। तो 3 घंटे 40 मिनट इधर से पूरब पड़ रहा है कि पश्चिम पड़ रहा है? तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो अगर इसमें जोड़ देंगे 3 घंटे 40 मिनट, कितना बच जाएगा? 6 बजे शाम है भाई, 3 घंटा 40 मिनट जोड़ो तो कितना बच जाएगा? 9:40 क्या रात। और दिन क्या रहेगा? बुधवार ही। 3 ही घंटे में दिन थोड़े बदल जाएगा। नहीं तो टाइम निकालना आया। अगर यही इधर पूछे होते 75 वाले पे तब, तो ये पश्चिम हो गया ना, ये वेस्ट है, पश्चिम है तो माइनस करेंगे। तो 3 घंटे कितना 40 मिनट पीछे आइए तो कितना बच जाएगा? 2:20। तो यहां पर 2:20 हो जाएगा दोपहर। तो देशांतर अगर बदलता है तो टाइम भी बदल जाता है। इसीलिए हर देश का टाइम क्या है? अलग अलग है। समझ में आया? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पृथ्वी का घूर्णन। नहीं, घूम घूम करके टाइम बदल दिया। आया बात समझ में? इसको मिटाऊं? आइए। अच्छा एक और चीज समझिए, ऐसे समय निकालते हैं बालकों। अरे नहीं समझा यार, समझ गया? अब एक उदाहरण और लो, ठीक है? अब एक चीज और देखो, आखिरी, स्थानीय समय क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय स्थानीय समय क्या होता है ये बताओ? अच्छा देखो, ये पृथ्वी जो था ना, ये पृथ्वी की जो 0 डिग्री का देशांतर था, याद है आप लोगों को? कितना डिग्री का? 0 डिग्री का देशांतर। तो 0 डिग्री का जो देशांतर होता है इसको GMT भी कहा जाता है। ऐसे इसको प्रधान याम्योत्तर बोलते हैं, लेकिन इसको GMT भी बोलते हैं। जानते हो इसको GMT क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो जानते हो क्या? लंदन के अंदर में ग्रीनविच एक शहर है, ग्रीनविच, वहीं से ये गुजरता है बीच से, ग्रीनविच मीन टाइम। और लंदन का टाइम इसी से डिसाइड होता है, इसी लाइन से, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ग्रीनविच मीन टाइम। तो लंदन का टाइम 0 डिग्री से निर्धारित होता है, समझ रहे हैं? तो ये ग्रीनविच मीन टाइम है 0 डिग्री वाला, समझ गए? भारत का टाइम कहां से निर्धारित होता है? देखो ये भारत अपना है, तो ये भारत का जो ये वाला रेखा है ना देशांतर वाला, ये आपका 82.5 डिग्री से डिसाइड है, ठीक है? 82.5 डिग्री पर जितना टाइम हो रहा होता है ना, पूरे भारत में उतना ही बज रहा होता है। ऐसा क्यों हो गया? अगर हर डिग्री पर हम बजा रहे होते, नहीं तो बिहार वाला के यहाँ 9 बज रहा होता, तो यूपी वाला के यहाँ 10 बज रहा होता। और उससे भी बड़ा मजेदार बात यह है कि मैं पांडु नगर में रहता हूं और यहाँ काका दो में पढ़ाने आता हूं। तो तुम्हारे हिसाब से हम 8 बजे आपको बुलाते, लेकिन मेरे घड़ी में अगर पांडु नगर में बज रहा है कितना, अभी 7:30 ही बज रहा है, लेकिन तुम्हारे घड़ी में 8 बजेगा। तुम आके बोलते सर इतना देर से आए हुए अभी तक आप नहीं आए। हम कहते मेरे में तो 7:30 ही बज रहा है।
तो एक ही जगह पे टाइम सभी का क्या हो जाना, अलग अलग हो जाता। इसलिए देश में एक ही रेखा मान लिया गया और यहां पर जो टाइम बज रहा है उसी को पूरे देश में बजा दिया गया। तो भारत का टाइम किस रेखा पर निर्धारित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जीरो के इधर पूरब और इधर पश्चिम, 82.5 पूर्वी देशांतर भारत का क्या है, मानक रेखा है। इसको क्या कहा जाता है बताओ, मानक रेखा। मानक रेखा किसका है ये, भारत का। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड लाइन। और ये जानते हो कहां से गुजरता है, ये वाला, ये गुजरता है उत्तर प्रदेश के नैनी से। इलाहाबाद के पास में नैनी एक जगह है, नैनी इलाहाबाद के पास। तो ये जो है वो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के अंदर नैनी से गुजरता है, समझ रहे हैं। ये कहां से गुजरता है, नैनी से गुजरता है, समझ रहे हैं। और यही पूरे भारत का टाइम का निर्धारण करता है। ठीक, अब एक चीज और समझिएगा। तो ये कौन सा समय हो गया अपना, हाँ ये भारत का, ठीक है। अब एक चीज और समझिएगा, स्थानीय समय क्या होता है। स्थानीय समय देखोगे तो हर जगह का अलग अलग होता है। तो पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, ऐसे ऊपर देखते थे, सूर्य अगर बिल्कुल अपने माथे के सामने चमक रहा है तो क्या कहते थे, 12 बज गया। 12 बजना मतलब सूर्य बिल्कुल सामने है तो 12 बज गया, ठीक है। और ऐसे ऐसे पीछे ढलने लगा तो 12 से ज्यादा होने लगा, नहीं तो लोग ऐसे पहले अंदाजा लगाते थे, नहीं। और अगर सूर्य अभी नीचे है तो इसका मतलब 12 से कम हुआ। और लोग सूर्य की स्थिति के अनुसार टाइम का अंदाजा लगा लेते थे, जिस समय घड़ी का निर्माण नहीं हुआ था। सूर्य को देख करके अंदाजा लगा लेते थे कि इतना बज गया होगा, और वो अंदाजा लगभग आसपास होता था, समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, स्थानीय समय, लोकल टाइम। लोकल टाइम किसके आधार पर निर्धारित होता है, सूर्य की स्थिति के आधार पर। लेकिन हर देश का अपना एक क्या होता है, मानक समय होता है। जैसे भारत का मानक समय क्या है, 82.5, ये पूरे देश में बजेगा। अरे नहीं समझे यार, समझ गए, आइए ठीक। अब जरा सा बताओ तो एक चीज तुम लोग, जो 180 डिग्री का देशांतर है उसके साथ क्या गेम है। सो देखो, हमने कल आपको समझाया था कि ये 0 डिग्री का देशांतर और इसके ठीक पीछे होता है 180। तो हमें क्या है, हम अभी 0 पर खड़े हैं और हमें जाना कहाँ है, 180 डिग्री क्या देशांतर पर। तो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का हो गया, 180 का। तो आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 180 में कितना हो जाएगा, 720, 18 चौक 72, 720। अरे नहीं समझे यार, समझ गए। अब इसको घंटा में बदलो तो कितना हो जाएगा, 12 छक 72, यानी 12 घंटे। इसका मतलब क्या है, सोच देखो, 0 से जब हम इधर चले 180 पर तो 12 घंटे, और इधर से भी चलेंगे तो जो 180 पर आएंगे तो 12, तो 12 12 24। तो 0 से 180 तक पहुंचने में टोटल टाइम कितना लग जाएगा, दिमाग में कितना, इधर से चलोगे तो भी 12 घंटे, इधर से भी चलोगे तो भी 12 घंटे, तो टोटल 12 12 24 घंटे। और 24 घंटे में डेट क्या हो जाता है, बदल जाता है। 24 घंटे में तारीख बदल जाता है, और तारीख किस पर बदल रहा था, 180 पर। इसीलिए 180 डिग्री के रेखा को मानना था अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय क्या, तिथि रेखा। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ इतना घंटा हो जाता है, 24 घंटे, समझ रहे हैं। मतलब कि 180 से चल करके वापस 180 पर आओ तो 24 घंटे खर्चा करना पड़ जाएगा, समझ रहे हैं। ऐसे तो हम किसी भी रेखा से यहीं से चल करके यहां आएंगे तो 24 घंटे ही लगेगा। लेकिन बाकी सब रेखा में देखो क्या है कि ये देश को फाड़ता हुआ जा रहा है। तो अगर इस देश के तारीख के लिए अगर इसको मान लेते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तो यहां अगर मान लो 4 जनवरी है तो यहां क्या हो जाता, 3 जनवरी। तो हम ऐसा कोई लाइन ढूंढ रहे थे जिस लाइन में कम से कम देश और पानी ज्यादा हो। तो 180 देखो ये वाला है जहां पर सीधा सीधा क्या मिलता है, सिर्फ पानी पानी। तो यहाँ पर तो कोई आदमी है ही नहीं, तो कोई आदमी नहीं है तो यहाँ पर डेट चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 180 को हमने क्या कर लिया, एक मान लिया। लेकिन बीच बीच में देखो छोटे छोटे टापू आ जा रहे थे देश, तो सीधा लेके आते तो अभी एक छोटा सा टापू है उसके बीच से अगर क्रॉस हो गया तो इधर 3 तारीख इधर 4 तारीख, क्योंकि 180 जहां से भी पार कर रहा है तो उसके इधर कुछ तारीख, इसके इधर कुछ तारीख। 180 पार करने पे डेट बदल जाता है, समझ रहे हैं। तो इसको डेट बदले ना, इसीलिए 180 को ही क्या कर दिया गया, ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा कर दिया। मतलब जहां जहां रास्ते में देश आया तो उस देश के तिथि को बचाने के लिए क्या कर दिया गया, ऐसे टेढ़ा कर दिया गया। फिर सीधा, फिर देखो आकर के यहाँ पे टेढ़ा हो गया। ये जो लाल लाल दिख रहा है ना आपको, ये टेढ़ा टेढ़ा, यही है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। एक्चुअली 180 डिग्री ही है, लेकिन 180 को कहीं कहीं पर टेढ़ा कर दिया गया, और यही क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। क्योंकि 24 घंटे में आपकी तिथि क्या हो जाती है, बदल जाती है। क्या मैं अपनी बात समझा पाया, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण समझ में आ गया।